गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 11th की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट सेकंड है। हमने पार्ट फर्स्ट में बात करी थी पूरी की पूरी थ्योरी के बारे में। उसमें हमने डिस्कस करा था क्या, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और एक हो गया बैलेंस शीट। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था और उसके जो थ्योरी के क्वेश्चंस थे या थ्योरी जो थी उसकी, वो हमने लास्ट वीडियो में अगर सारी की सारी कवर कर रखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके पार्ट फर्स्ट देखिए। तो आज जो हमारा है वो हमारा जो टॉपिक है वो पहले हम समझ लेते हैं। पहला हम तीनों अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लेकिन डिटेल डिस्कशन जिसके बारे में होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, हम इसका ओवरव्यू क्या मतलब, अब ये जो दोनों जो अकाउंट है ये हमको अगले चैप्टर, इट मींस एडजस्टमेंट में ज्यादा काम आएंगे। लेकिन डिटेल डिस्कशन किस पे होगा, आज का ट्रेडिंग अकाउंट पे। ठीक है, मतलब आज ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट इस पार्ट में खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कवर करेंगे। ठीक है जी, अब हम ज्यादा बात ना करते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों जो अकाउंट होते हैं वो हमको क्या शो करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। और बैलेंस शीट क्या शो करता है हमको, बैलेंस शीट शो करता है हमको फाइनेंशियल पोजीशन एट द पर्टिकुलर डेट। ठीक है, पर्टिकुलर डेट पे क्या करता है, बैलेंस शीट हमको फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है बिजनेस की। और ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों हम क्या क्या शो करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमारे कंपनी की या बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही थी। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, पहली बात है ये जो ओपी है ना, ओपी मतलब ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज अकाउंट होगा और यहाँ पे देखिए माइनस मतलब लेस करके क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न। मतलब कि अगर बोला जाए तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर दें तो उसको कहते हैं नेट परचेस। क्या कहते हैं उसको, नेट परचेस। ठीक है, सिमिलरली सेल्स भी होता है, सेल्स में से अगर सेल रिटर्न माइनस कर दे तो हमारा क्या लिखा जाता है, नेट सेल। ठीक है जी, अब यहां पे एक चीज और याद रखने वाली बात होती है कि सेल रिटर्न को क्या कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में परचेस रिटर्न को क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सो प्लीज कभी कंफ्यूज मत हो जाना, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। अगर इसका लॉजिक समझा जाए तो देखिए रिटर्न इनवर्ड, इन मतलब सामान अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सेल्स जो हमने करी थी वो सारा सामान क्या आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो हो गया रिटर्न इनवर्ड। और आउटवर्ड मतलब हमारा सामान बाहर जा रहा है, इसका मतलब जो हमने परचेस करेगी वही तो हम बाहर भेज रहे हैं। तो ये हो गया आप परचेस रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है ये बात। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस आ जाता है, फिर आता है वेजेस, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और कैरेज इनवर्ड। मतलब कैरेज का मतलब होता है किराया और इनवर्ड का मतलब क्या होता है, अंदर लाने का किराया, इसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। बेसिकली अगर हम देखा जाए ना, दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेडिंग में और पेंडल में। ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे के सारे खर्चे जाते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं ये सारे के सारे, इसमें कौन से खर्चे जाते हैं, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे कैसे खर्चे जाते हैं, हम इसके पॉइंट बना लेंगे। इसमें क्या, इसमें सारे के सारे कैसे खर्चे जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसमें कौन से जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारी बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, या ये कह सकते हैं जो फैक्ट्री में सारे के सारे खर्चे लगते हैं, मतलब हमारी सेल से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, वो सारे के सारे कैसे खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, मतलब कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेशन रखती हैं उनको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेशन नहीं रखती हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, नो डाउट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेशन नहीं रखती हैं। ठीक है जी, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कह लो या फैक्ट्री एक्सपेंस कह लो, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और यहाँ पे गिने चुने ही होते हैं, ज्यादा होते नहीं है। ठीक है, मतलब आपको ये बात हमेशा याद रखनी, जो भी खर्चे फैक्ट्री में होंगे, फैक्ट्री इन द सेंस क्या, फैक्ट्री का मतलब जहां पे सामान बनता है, जो कंपनी का या बिजनेस का जो प्रोडक्ट बनता है, वहां पे कौन कौन से खर्चे लगते हैं। अब देखो वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, और सैलरी का मतलब होता है वो, सैलरी को हिंदी में जो भी कहते हो उनको नहीं लेना देना होता। सैलरी मतलब जो ऑफिशियल्स को दिया जाता है, मैनेजर्स को दिया जाता है या नॉर्मली एम्प्लॉइज को दिया जाता है, मतलब वो हो गया
कि वेजेस किसको दिया जाता है, मजदूरों को। मजदूर तो हालांकि सभी होते हैं, मजदूर इन द सेंस क्या, जो मैन फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है वेजेस। क्लियर है ये बात। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे क्या जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है ये बात। तो वेजेस, वेजेस किसको पे करा जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली रिलेशन रखते हैं, अगर वो ना हो तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ ये क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब जितने भी वहाँ के खर्चे होंगे, जैसे अब वहाँ पे पावर जो लग रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो वो कैसा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेशन रखती है। क्लियर है ये बात। और आता है कैरेज इनवर्ड और परचेज। परचेज कैसे होता है, क्योंकि परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज जो हम अपनी कंपनी के लिए, सॉरी मैं कंपनी जो बोल रहा हूँ बिजनेस होता है उसका मतलब, ठीक है। अब जो बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं, जो भी परचेज करते हैं, परचेज क्या करेंगे, रॉ मटेरियल। अगर कोई एसेट्स परचेज करेंगे तो बैलेंस शीट में चली जाएगी, लेकिन अगर कुछ और परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल तो डायरेक्टली रिलेशन रखेगी हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो जानते ही हो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है जी। तो परचेज हो गया। और क्रेडिट साइड में क्या जाता है, सारा का सारा सेल। सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दिया जाता है तो नेट सेल आ जाता है। और उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड का टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएगा, मैंने आपको लिख दिया है। हालांकि नॉर्मली 11th में ग्रॉस लॉस का केस बहुत कम बनता है, मैं ये नहीं कहता कि आता नहीं है, आता है, बट नॉर्मली पूछा नहीं जाता है। ज़्यादातर केसेस आते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के आते हैं, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं, बट अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं जरा, क्योंकि अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों की बात करेंगे, ठीक है। इनको हमने कैलकुलेट करा तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। देखो आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो आता है 11th के लेवल पे वो ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, ठीक है। तो या तो अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा जी, वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि डेबिट में सारे एक्सपेंस आते हैं या लॉस आते हैं, और क्रेडिट में सारे के सारे इनकम एंड गेन्स आते हैं। ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेंट अकाउंट हो गया। अब ये रेंट भी किसका है, ऑफिस का, नॉट फैक्ट्री का, ठीक है। अगर फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का रेंट होगा तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ रेंट गिवन है तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि वो कैसा एक्सपेंस है, वो एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब कि ऑफिस का एक्सपेंस है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन हो गया, ये भी कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। बैड डेट, बैड डेट का मतलब तो जानते ही हैं, वैसे आदमी, वो डेटर्स जो जिनसे हमको पैसा लेना था लेकिन वो पैसा नहीं दे पाए या देना ही नहीं चाहते, मतलब वो कंपनी को वहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो होता बैड डेट, ठीक है। इसके ऊपर आगे बहुत अच्छे खासे एडजस्टमेंट आती हैं। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस मतलब वही एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, इस पे खर्चा, उस पे खर्चा, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हो गए। मैनेजर कमीशन, ये एक एडजस्टमेंट है, ये जब आगे आएगी तो हम बताएंगे इसके बारे में। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट किसी को पे करा, जैसे मान लो कि बिजनेस ने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, किसी लैंडर से लोन लिया, तो उसको इंटरेस्ट देगी, तो इंटरेस्ट भी कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो है लेकिन कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट होता तो यहाँ चला जाता, लेकिन ये तो डायरेक्ट है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशन रखती है और कुछ भी नहीं, डायरेक्टली रखती हो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशन, ठीक है। बाय रेंट रिसीव, क्योंकि सारी की सारी इनकम इस तरफ आ जाएंगी। रेंट रिसीव हो गया, मान लो किसी ने कोई बिजनेस है, उसने अपनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है और उसको टेनेंट को दे दिया, टेनेंट मतलब किराएदार को, उनको दे दिया, वहाँ से रेंट आ रहा है। डिस्काउंट अगर रिसीव कर रहे हैं तो भी है ना, परचेज करा सामान वहाँ पे डिस्काउंट मिल गया, या क्रेडिटर को पेमेंट करे तो डिस्काउंट मिल गया, तो वो क्या है, एक तरह से गेन है, कमीशन रिसीव कर ली, ठीक है। इन सबको तो आने को बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन जो ये थोड़ी अच्छी खासी चीज़ें हैं वो मैंने लिखी हैं। पूरा अगर फॉर्मेट देखना है तो अपनी बुक में देख लीजिए, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। यहाँ पे दोनों के आने के चांसेस रहते हैं, नेट प्रॉफिट के भी और नेट लॉस के भी। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि दोनों का अपना अपना मतलब बनता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो नॉर्मली ये पता तो होता है कि यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, यहाँ से नेट प्रॉफिट निकल जाता है। होता क्या है इसका मतलब, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जी कि बिजनेस ने कितना कमाया, बिजनेस ने कितना कमाया, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर कोई शार्क टैंक इंडिया देखता हो तो वहां पे ग्रॉस मार्जिन आता है ना, ग्रॉस मार्जिन, वही
ठीक है, मतलब कि आपने जो सेल करी और जितना आपने बनाया उसको निकालने के बाद आपने कितना बिजनेस ने कमाया, वो क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, फर्म ने कितना कमाया ये कह सकते हैं, फर्म ने टोटल फर्म ने कितना कमाया। और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब ऑनर ने कितना कमाया। ठीक है, मतलब यहां पे सिर्फ ऑनर की कमाई देखी जाएगी। क्लियर हो गई बात। ये होता है नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस। ग्रॉस प्रॉफिट जितना फर्म कमाती है, नेट प्रॉफिट जितना ऑनर कमाता है। ठीक है जी, और जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मेरी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैंने एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए मैंने 2 करोड़ की सेल करी, कितनी की 2 करोड़ की मैंने सेल कर दी। ठीक है, मैंने क्या बोला सेल कर दी है, ठीक है, कमाया नहीं है, 2 करोड़ की मैंने सेल कर दी। 2 करोड़ की सेल करने में 2 CR की सेल करने में मेरे को मुझे कॉस्ट लगी, कॉस्ट जो लगी उसको बनाने की, बनाने इन द सेंस मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट लगी मान लीजिए वो लगी सिर्फ 70 लाख। कितनी लगी 70 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आया 1.3 CR। ये आया मेरा 1.3 CR, क्या निकल के आया 1.3 CR निकल के आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक 1.3 करोड़ मैंने ही कमाया है, सिर्फ मैंने कमाया है, ऐसा नहीं है। और 1.3 CR में हमको किसी को सैलरी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि नॉर्मली कर कुरा के हो जाता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। जितने भी वर्कर्स होंगे या जितने मैनेजर्स होंगे या जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सबको तो पैसा देना पड़ेगा, अगर लोन ले रखा तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो सारा खर्च निकाल के मान लो 1.3 CR में से सबको दे दबा के लास्ट में मान लीजिए मैंने इसमें से भी दे दिए 70 लाख। ठीक है, अब जो 60 लाख बचा वो सिर्फ मैंने कमाया है, वो किसका प्रॉफिट, सिर्फ मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है जी आपका नेट प्रॉफिट। आई होप आपको नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में यही डिफरेंस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब जितना फर्म ने कमाया और नेट प्रॉफिट का मतलब जितना ऑनर ने कमाया। क्लियर है ये बात। अब आते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। क्लियर है, लेकिन बैलेंस शीट में कहीं डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है। जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट फ्लो में आते हैं, फॉर्मेट बनाते बनाते ये ले डेबिट ये ले क्रेडिट, ऐसा मत कर देना भाई, गलती से नंबर कट जाते हैं। यहाँ पे आएगी लाइबिलिटीज और यहाँ पे आएगा एसेट्स। आई होप आप सब जानते होंगे लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होता है। ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं नॉर्मली ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइबिलिटीज का मतलब कि बिजनेस के ऊपर कितना दायित्व है, दायित्व जानते हैं ना, बर्डन एक तरह से, वो लाइबिलिटीज कहलाती है। और एसेट्स का मतलब एसेट्स के पास कितनी परिसंपत्ति, संपत्ति मतलब कितनी उसके पास चीजें हैं, ये होती है उनके एसेट्स। ठीक है, हालांकि अगर डिवाइड करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटी होती है, सॉरी करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। अगर डिवाइड करने पे आए तो सब कुछ डिवाइड होगा, बट हम आगे बढ़ चुके हैं अब, तो हम उस पर ना घुसते हुए यहाँ देखिए जरा। बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल आएगा। अब कैपिटल में यहाँ पे एडजस्टमेंट मैंने साथ के साथ लिख दी है। ये मैं ये नहीं कहता कि इतने छोटे फॉर्मेट बनते हैं, आने को और भी बहुत कुछ आ सकता है, बट मैंने छोटा ही बनाया है क्योंकि जितना मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है उतना मैंने लिख दिया। अदरवाइज मैंने सब कुछ क्लियरली समझा दिया कि इसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होंगे वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। और जहां जहां मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, उन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, या ग्रॉस लॉस आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे भी ग्रॉस लॉस आएगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे जो मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ना सारी की सारी एडजस्टमेंट डाल दी है। जो कैपिटल होगी मतलब ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल को होगी, ठीक है, वो होगी ओपनिंग कैपिटल। उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हालांकि यहाँ पे नेट लॉस अगर आता तो नेट लॉस यहाँ पे क्या कर देते माइनस, क्योंकि नेट प्रॉफिट उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा। मान लीजिए मैंने इसी बिजनेस में मैंने अपनी कैपिटल लगा रखी थी, वो लगा रखी थी 5 करोड़, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी कैपिटल कितनी लगा रखी थी 5 करोड़, उसमें मेरे को नेट प्रॉफिट हुआ 60 लाख का, तो 60 लाख से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, ओ सॉरी मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, तो अब मेरी कैपिटल कितनी रहेगी उस फॉर्म में 5.6 करोड़, ठीक है। ड्राइंग क्या कर देंगे माइनस, ड्राइंग का मतलब क्या होता है जो हम अपने कैपिटल में से निकाल लेते हैं, और एडिशनल कैपिटल अगर ड्यूरिंग द ईयर लाया होगा तो उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इन सबका जब टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल हमारी बन के आ जाएगी, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो लाइबिलिटी हुई एक तरह से। बैंक ओवरड्राफ्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब बैंक आपको फैकल्टी देता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है, आप चाहें तो एक टाइम को ऐसा हो सकता है वो क्या कर लेंगे, अपने अकाउंट में जितना उसके पास बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो आप अपनी औकात के हिसाब से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं बैंक में से। हालांकि बैंक एक छोटी सी फैकल्टी देता है उन कस्टमर्स को जो उसके लॉयल कस्टमर्स होते हैं या जिनके ऊपर बैंक क्या करता है, विश्वास करता है, उन्हीं को सिर्फ फैकल्टी मिलती है और किसी को फैकल्टी नहीं मिलती है। क्लियर है बात? तो बैंक ओवरड्राफ्ट यही होता है। बैंक नॉर्मली अगर एग्जांपल लेके समझा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब मान लीजिए 10 लाख रुपए उसके करंट अकाउंट में पड़े हुए थे, किसी कोई कस्टमर है ए नाम का, उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, उसने गलती से चेक काट के दे दिया, चेक किसी को दे दिया 12 लाख का, तो यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट शॉर्ट पड़ गया 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए से क्या हो गया, अमाउंट शॉर्ट पड़ गया। अगर बैंक का ये लॉयल कस्टमर होगा या बैंक इसके ऊपर विश्वास करता होगा तो ये क्या कर देगा, बैंक अपनी तरफ से ये लोन सैंक्शन कर देगा 2 लाख रुपए का। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये होता है बैंक ओडी या बैंक ओवरड्राफ्ट। हालांकि इस पर ब्याज बैंक लेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी ले लेगा, लेकिन इज्जत बचा लेगा उसकी, ठीक है, चेक बाउंस नहीं होने देगा बस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या होती है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सपेंस जो हमको देने थे लेकिन हमने दिए नहीं, ठीक है। और फिर आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की बातें हम बाद में करेंगे कि जनरल रिजर्व होता क्या है। अगर छोटा सा बता दूं तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही क्या कहलाता है, जनरल रिजर्व कहलाता है, ठीक है। रिजर्व का मतलब चलिए समझ ही लेते हैं। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि ऑनर अब अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, आगे होने वाले जो चेंजेस उसको सिक्योर करने के लिए वो क्या करता है, थोड़ा सा रिजर्व क्रिएट करके रखता है कि आगे बिजनेस का एक्सपेंड करना है, या अगर कोई लॉस आ गया, कोई कंटिजेंट लायबिलिटी आ गई या कोई लायबिलिटी ऐसी आ गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, उससे निपटने के लिए रिजर्व के तौर पे रखा जाता है पैसा। हालांकि आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, रिजर्व के तौर पे अपनी मम्मी पापा बचा के रखते होंगे कि अगर बाय चांस फ्यूचर में और कोई दिक्कत हो गई तो हम उस रिजर्व का यूज करके उससे निपट सके। तो इसलिए क्या करा जाता है, जनरल रिजर्व क्रिएट करा जाता है। और जनरल रिजर्व जो क्रिएट होता है वो नेट प्रॉफिट के कुछ हिस्से से होता है, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट जब आएगी तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एसेट्स का मतलब क्या होता है, फर्म की क्या संपत्ति है, लैंड एंड बिल्डिंग, जो उसकी लैंड एंड बिल्डिंग है। डेटर, डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है वो भी उसके एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जहाँ पे काम धंधा चलता है, जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। फर्नीचर हो गया, जो उनके सोफा गद्दा पता जो भी उल्टा सीधा पड़ा होगा वो। बैंक में जो पैसा पड़ा होगा, जो उनके पास कैश होगा। क्लोजिंग स्टॉक, ये भी बात ध्यान रखिए, क्लोजिंग स्टॉक का भी जो अमाउंट होता है वो भी किस में आता है, वो भी आपकी एसेट्स होती है। ये जो स्टॉक है ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगले साल फिर से काम आएगी, तो ये क्या हो गया, कंपनी के लिए उसकी, सॉरी बिजनेस के लिए उसकी एसेट्स हो गई। क्लियर है ये बात? तो ये ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट को और अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और ये जो भी खिचड़ी बनाए, अगर इसमें किसी को दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है वो कमेंट डाउन कर देना, मैं बता दूंगा उसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया खत्म। आपको बस यहाँ पे ये याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। क्लियर है ये बात? अगर किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट डाउन कर देना। हाँ जी, अब जो ट्रेडिंग अकाउंट के हम आगे बात करेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं जी COGS, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको कहते हैं COGS। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहले हम मतलब समझ लेते हैं, इसके फॉर्मूले में बात पे जाएंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो सामान आपने बेचा, जो यहाँ सेल लिखी हुई है, ठीक है, जो सामान आपने बेचा उसको बनाने तक की कितनी कॉस्ट है, वही क्या कहलाती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जितना सामान आप बेच रहे हैं उसको बनाने में आपको कितना पैसा लगा, उसको कहते हैं COGS। COGS का छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं इसको। COGS का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान में रखिए, वही होगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस कर देंगे नेट परचेज। नेट परचेज अभी बताया है क्या होता है, नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस अभी बताया है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेशन रखते हैं, जैसे वेजेस हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गई, हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसमें सब क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये होता है आपका COGS का फॉर्मूला। देखा जाए तो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक तरह से समरी बना दी है। ओपनिंग स्टॉक, इसमें से नेट परचेस ऐड कर दो, और इसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस वो ऐड कर दो, इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।
तो आपको ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी लगी है, जितना आपने गुड्स सोल्ड करा उसको, उसके लिए कितनी आपको कॉस्ट लगी हुई है, यही होती है COGS। COGS का एक और फॉर्मूला होता है, COGS का क्या, हाँ COGS का एक फॉर्मूला और भी कह सकते हैं, हालांकि सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस। ठीक है जी, अगर आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को भी माइनस कर दोगे तब भी आपको क्या पता चल जाएगा, COGS। COGS इन द सेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीधी सी बात है, खत्म बात। क्योंकि जो आप कॉस्ट लगाओगे और कुछ उसमें प्रॉफिट जोड़ोगे, उन दोनों को ऐड करके जो बचेगा वही तो, जो बनेगा वही आपकी क्या बनेगी, सेल बनेगी, नॉर्मल सी बात है। तो COGS के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और COGS का दूसरा फॉर्मूला सेल माइनस GP, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है, मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बाद में बता देता हूँ। एक होता है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। एडजस्टेड परचेज क्या होता है, ध्यान से देखिए। एडजस्टेड परचेज होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज इन दोनों को ऐड कर दो और इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या निकल के आ जाएगा, एडजस्टेड परचेज। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि एडजस्टेड परचेज गिवन हो तो उसमें क्या, ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि देखिए ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज और इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो बात तो ही बन गई। तो इन तीनों इसको इसको और इसको लिखने से अच्छा है डेबिट साइड में क्या लिख दीजिए, सीधा का सीधा एडजस्टेड परचेज टू एडजस्टेड परचेज अकाउंट। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए तो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया खत्म। अब हम एक COGS का क्वेश्चन देखते हैं। COGS का मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना, मान लीजिए 3 लाख, इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, परचेज गिवन है कितनी, 7 लाख। रिटर्न इनवर्ड गिवन है 1 लाख, रिटर्न आउटवर्ड गिवन है 2 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये गिवन है जी 3 लाख। 3 लाख नहीं, नोट ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 1 लाख। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको बोल रखा है कैलकुलेट COGS। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का तरीका, COGS का फॉर्मूला ऊपर जो लिखा है वही हम लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब परचेज दे रखा है आपको 7 लाख। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल रिटर्न, अभी बताया। रिटर्न आउटवर्ड, आउट बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस हम ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो क्या कर देंगे हम 1 लाख ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे कितना, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। ठीक है, इसको हम करेंगे सॉल्व और हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 लाख, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर प्लस का 1 लाख माइनस का 3 लाख, मतलब माइनस का 2 लाख, प्लस माइनस माइनस और साइन माइनस का 1 + 5 6 लाख, माइनस कर देंगे 2 लाख, और जो आपका COGS आएगा वो आएगा कितना जी, 4 लाख। क्लियर है बात। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है, ये हो गया COGS का एक छोटा सा क्वेश्चन।
और कुछ है नहीं। और अपने बुक के हिसाब से जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप कर लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए सीओजीएस के क्वेश्चन में। हालांकि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे और आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो अपने आप होते चले जाएंगे। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम दूसरा कॉन्सेप्ट एक देखते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इरेज कर देंगे तो हम ज़्यादा बेटर रहेगा। और जस्टिस परचेज भी हम इरेज कर देते हैं। वेट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है जीपी की। जीपी, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में दो टाइप से दे सकते हैं जीपी। जीपी ऑन कॉस्ट, और एक दे रखा होगा जीपी ऑन सेल। जीपी ऑन कॉस्ट और जीपी ऑन सेल। कई बार होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन रहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन है ऐसे दे रखा होगा, मान लीजिए 25% ऑन कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे कॉस्ट का मतलब होता है जी सीओजीएस से। यहाँ पे सीओजीएस से क्या होता है? कॉस्ट से लेना देना होता है। क्लियर है ये बात? ये हो गया। अब ये होता है 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है यह भी हम आगे देखेंगे। और अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसे गिवन रहता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल, दो टाइप के क्वेश्चन गिवन रहते हैं, या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ ये लिख रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, तो ये मान लेंगे कि वो सेल पे गिवन है। कॉस्ट पे जब गिवन होगा तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है, बोल रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं सॉरी हम ये नहीं लेंगे अभी, हम पहला केस करते हैं। पहला केस कौन सा? जब ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, मान लीजिए और आपको दे रखा है सेल दे रखी है आपको 10 लाख की, सेल की नहीं दे रखी 10 लाख की। ठीक है, अब बोल रहा है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे? कैलकुलेट करिए सीधा का सीधा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट किस पे गिवन है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट पे, मतलब सीओजीएस पे गिवन है। सीओजीएस पे गिवन है, इसका मतलब क्या है कि अगर 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 आपकी कॉस्ट लगी है जी 100 रुपए, ठीक है, कॉस्ट अगर आपकी लगी कितनी? 100 रुपए, तो उस पर जीपी कितना लगेगा? 100 रुपए का 25%, मतलब कि 25 रुपए। सॉरी यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, जीपी कितना लग जाएगा? 100 रुपए का 25%, मतलब 25 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा इसका मतलब? 125 रुपए, ये होता है। अब सेलिंग प्राइस कितना? 125 रुपए। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे कैसे? सेल लिखेंगे 10 लाख डिवाइड 25, 125। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे हम सेल, क्योंकि देखो कॉस्ट पे प्रॉफिट गिवन है, नॉट सेल पे। सेल पे होता, यहाँ पे सेल गिवन है और प्रॉफिट किस पे गिवन है? कॉस्ट पे। मतलब कि जितने को आपने सामान बनाया उसमें आप 25% मार्जिन ऐड कर लेना, इसका मतलब ये निकल गया है। तो ये तो सेल है, कॉस्ट तो है ही नहीं, इसमें हम ऐड तो करेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? तो सेलिंग प्राइस तो 125 ऐसे बना होगा, तो इसको अगर आप काटेंगे 5 5 जो 20, 25 इन 1 जो 5 और ये हो गया 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 लाख इंटू में 1/5, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा जी 2 लाख। मतलब जीपी कितना गिवन है आपको? 2 लाख रुपए। ठीक है, हमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या बताना है? अगर जीपी 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 जो है जीपी ऑन कॉस्ट है और आपको किस पे जाना है? जीपी ऑन सेल पे जाना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर में से, सॉरी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर क्या कर देंगे आप? ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई बात? कॉस्ट से हम किस पे जा रहे हैं? सेल पे। कॉस्ट से सेल पे जा रहे हैं, मतलब कॉस्ट छोटा सेल बड़ा। कॉस्ट से सेल पे जाने का मतलब क्या है? हम एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। क्लियर हो गई बात? ये हो गया जीपी ऑन कॉस्ट से जीपी ऑन सेल पे जाना। जैसे नॉर्मली यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, अगर जीपी ऑन कॉस्ट अगर दे रखा है, जीपी ऑन कॉस्ट कितना दे रखा था? यहाँ पे दे रखा है 25%। 25% को खोल के लिखते तो 25/100 हो जाता, इसको सॉल्व करते तो कितना आता? 1/4। ठीक है, तो जीपी ऑन सेल कितना हो जाता? क्या बताया कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, अगर कॉस्ट से आप सेल पे जा रहे हैं तो।
और कभी नहीं। कॉस्ट से अगर आप सेल पे जा रहे हैं तो जीपी ऑन सेल कितना हो जाएगा 1/5, और अगर आप देखें तो 1/5 ही आया हुआ था, ठीक है। ये हो गया जीपी ऑन कॉस्ट से जीपी ऑन सेल पे। और अगर जीपी ऑन सेल से किस पे जाना है आपको, जीपी ऑन कॉस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर में से क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि आप सेल पे थे कॉस्ट पे आ रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, डाउन आ रहे हैं ना एक स्टेप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। नॉर्मल सी ट्रिक थी और कुछ भी नहीं है। आप इसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल होने हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ट्रेडिंग के न्यूमेरिकल, सीओजीएस के, कॉन्सेप्ट के। अभी आप कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट जितना आपका अच्छा बिल्ड होगा उतने अच्छे आपसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन करना कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को टाइम पे या टाइम से पहले करना, ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है अपने अंदर, ठीक है। तो अकाउंट्स में अगर महारत हासिल करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये आपकी 11th 12th और जो भी मतलब अगर वो बच्चा आगे चल के CA CS करना चाहता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये सब, ठीक है। तो हाँ, आज की क्लास के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे और हम आगे मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ और इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को भी खत्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय। और हाँ, एक काम और कि अगर किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर देना, ठीक है जी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।